तो क्यों भाई, वैलेंटाइंस का सीजन चल रहा है, कोई पटी की नहीं अभी तक? पता है इन्हीं सब चीजों में लगे होंगे। क्यों? पढ़ाई कर लो यार, एक हफ्ते के अंदर बोर्ड्स आने वाले हैं। समझ आ रहा है कुछ? तो सुनो, पिछले साल एक लड़की थी यार, पढ़ाई में बहुत ज्यादा तेज थी, बहुत ज्यादा होशियार थी, एंड मुझे पूरा यकीन था कि उसके 98-99 परसेंटेज तो कहीं भी नहीं गए, आराम से आ रहे थे। बट उस लड़की ने एक गलती कर दी, और वो एक गलती क्या थी कि गैप डेज को लाइटली लिया। उसकी प्रिपरेशन इतनी अच्छी थी कि उसने वो इतना ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो गई कि भाई अब तो सब बन जाएगा, अब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो गैप डेज में कोई प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, बहुत रैंडम गई, एंड इसके कारण वो अल्टीमेटली उसके बहुत ज्यादा कम परसेंटेज है, इतने कम परसेंटेज की तुम सोच भी नहीं सकते। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है भैया? तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि गैप डेज में एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वो मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। इस चीज का काफी ज्यादा ध्यान रखना, क्योंकि अगर उन मिस्टेक्स को तुम करते हो तो तुम्हारी प्रिपरेशन पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, एंड मेक श्योर करना कि इनमें से एक भी मिस्टेक तुम ना करो, क्योंकि इनमें से अगर तुम एक भी मिस्टेक करते हो ना, तो तुम्हारा पूरा का पूरा 10th बोर्ड और तुम्हारी पूरी की पूरी मेहनत मिट्टी में मिल सकती है। तो पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के साथ हम आगे बढ़ते हैं, एंड बिलीव मी, ये पूरे यूट्यूब में तुम्हें कोई नहीं बताएगा, क्योंकि ये चीज़ मैंने पर्सनली खुद फॉलो की है, एंड इस चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। किस चीज़ में हेल्प किया है? पहली चीज़, अपनी एंग्जाइटी कम करने में, अपना डर कम करने में, जो कि हमारे पास में गैप डेज में होता है ना, डर लगता है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हमें दिखता है कि एग्जाम करीब आ रहा है। तो इस डर को कम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प किया है। वो टिप क्या है भैया? वो टिप ये है कि आपका कोई सा भी एग्जाम हो, आपके कितने भी नंबर ऑफ गैप डेज हो, आपको एक गैप डे के पहले अपना सब कुछ खत्म कर लेना है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसा आपका 27 को इंग्लिश का पेपर है, राइट? तो आपको 25 को आपका सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। आपको तैयारी इस तरीके से करनी है कि आपका एग्जाम जो है ना वो 26 को है, ना कि 27 को है। अगर तुम इस तरीके से तैयारी करते हो ना, तो एक दिन पहले ही तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और एक दिन पहले तुम चिल कर रहोगे, रिलैक्स कर रहोगे कि मेरा तो सब कुछ हो गया, अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम एंड डे तक खींच के जाओगे ना, तो वो आखिरी मिनट तक भी तुम परेशान रहोगे और स्ट्रेस्ड रहोगे कि मुझे कुछ नहीं आता, एंड वो आखिरी दिन तक भी पैनिक होगा। जब तुम्हें दिखेगा ना कि तुम्हारे पास अरे भैया अभी तो एक दिन और बाकी है, तो बिलीव मी, इतना ज्यादा तुम रिलैक्स्ड रहने वाले हो ना, और इतने बढ़िया तरीके से तुम पेपर देखे होगे कि कोई टेंशन ही नहीं होगी। बस वो लास्ट डे में तुम थोड़ा बहुत रिवाइज कर लो, पूरा जितना भी किया हुआ है उन गैप डेज में, उन सब का वापस से एक बार उस दिन शॉर्ट नोट्स के थ्रू, कीवर्ड्स के थ्रू प्रॉपर्ली रिवाइज कर लो, एंड यू विल बी डन। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज को फॉलो करके देखना, तुम्हारा पूरा का पूरा एकदम बोर्ड एग्जाम चेंज हो जाएगा। अब अगली चीज आती है सैंपल पेपर। अब तुम में से काफी लोग बोलेंगे कि भैया सैंपल पेपर तो अभी तक ही सॉल्व करने थे, हमने काफी ज्यादा सैंपल पेपर, 4-5 सैंपल पेपर हमने सॉल्व कर लिए हैं, और अब हमें सैंपल पेपर सॉल्व करने की शायद जरूरत नहीं है, अब तो हो गया। बट ऐसा नहीं है। आई विल रिकमेंड कि तुम वो जो लास्ट डे है ना, तुम्हारा लास्ट डे, जैसे कि मैंने बताया, वो गैप तुम्हें छोड़ना है। उस लास्ट डे में अगर तुम एक सैंपल पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो तुम रेडी हो जाओगे एग्जाम को अटैक करने में। अगले दिन तुम्हारा इंग्लिश का एग्जाम है, मैथ्स का एग्जाम है, एसएसटी का एग्जाम है, तुम्हारा माइंड एकदम ट्यून हो जाएगा कि ये सेम चीज मुझे कल करके आनी है। तो टाइम मैनेजमेंट वापस से प्रैक्टिस हो जाएगा, तुम्हें वापस से तुम्हारे माइंड को सब चीज रिमाइंड हो जाएगा कि कैसे कैसे मुझे टाइम मैनेज करना है, डिवाइड करना है, और किस सेक्शन को पहले करना है, बाद में करना है, ये सब कुछ क्लियर हो जाए ना। अब सैंपल पेपर करने का एक नुकसान भी है। वो नुकसान क्या है? हो सकता है अगर तुम एक दिन पहले सैंपल पेपर सॉल्व करते हो, एंड फॉर सम रीजन वो सैंपल पेपर तुम्हारा अच्छा नहीं जाता, तुम्हें क्वेश्चन नहीं बनते, फिर तुम्हें डिमोटिवेशन हो सकता है। तो अपने हिसाब से देख लेना, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें टाइम मैनेजमेंट और ये सारी चीज की वापस से जरूरत है, मेरे रिकमेंडेशन है कि डेफिनेटली सॉल्व कर लेना। लेकिन अगर लगता है कि प्रिपरेशन थोड़ी कम है या डिमोटिवेशन हो सकता है, तो यू कैन स्किप दिस थिंग। बट रिकमेंड मैं यही करूंगा कि कर लेना, ताकि एटलीस्ट तुम्हारा टाइम मैनेजमेंट स्किल्स इंप्रूव हो जाए, एंड पेपर प्रेजेंटेशन एंड टाइम मैनेजमेंट स्किल्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। इस चीज की प्रैक्टिस एक बार एग्जाम के पहले होना काफी ज्यादा जरूरी है। अगली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है कि गैप्स आर ओनली फॉर रिविजन, इट्स नॉट फॉर स्टडिंग। तुम्हारे पास अभी भी जितने दिन बचे ना, सब कुछ अपनी पढ़ाई कर लो, जितनी पढ़ाई करनी है सब कुछ कर लो। गैप डेज में तुम्हें बिल्कुल भी कुछ भी नया नहीं पढ़ना। गैप डेज इज ओनली फॉर रिविजन। अब तुम में से काफी लोग ये एक गलती करोगे कि अभी मान लो तुम्हारा 80% ऑफ द सिलेबस हो गया, और तुम ये प्लान कर रहे कि बाकी 20% ना मैं गैप डे में कर। इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं होने वाला। 100% सिलेबस करके तुमने जो 80% भी तैयारी कर रखी होगी ना, वो भी पानी में मिल जाएगी। जितना पढ़े हो गैप डेज में सिर्फ उतना ही रिवाइज करना है, उससे ज्यादा बिल्कुल भी नहीं। अपने ऊपर भरोसा रखना कि जितनी मेरी प्रिपरेशन है बस उसको ही ढंग से करके जाना है, कुछ भी नया मुझे टच नहीं करना है इस पॉइंट पे, क्योंकि कुछ नया टच करने जाओगे तो जितना करे हो वो भी बिल्कुल अच्छे से नहीं होने वाला। तो इसी चीज के साथ अपन अपने नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ सकते हैं, जो कि भैया रिसोर्सेज, ठीक है ना। तो इसी पॉइंट का ही वो एक्सटेंशन है, क्योंकि हमारे रिसोर्सेज इतने सारे होते हैं ना, कि क्योंकि हम साल भर इतना कुछ पढ़ रहे होते हैं। असाइनमेंट्स होंगे, बुक्स होंगे, एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी क्वेश्चंस होंगे, पीवाईक्यू होंगे, और पता नहीं क्या क्या चीजें होंगी, कोचिंग जाते होंगे, वहां से ट्यूशन टीचर ने कुछ दिया होगा। इट्स एंडलेस। तो मैं बोलूंगा कि तुम्हें पता है कि तुम्हारे रिसोर्सेज क्या बेस्ट है तुम्हारे लिए, ठीक है ना। तुमने अभी तक सॉल्व किया हुआ है। अब वो टाइम नहीं कि
मैं बताऊं कि ये कर लो, ये कर लो, ये बुक कर लो, वो सैंपल पेपर कर लो। नो, अब तुमने अभी तक जो भी किया ना उसको तुम्हें रिफाइन करना है, उसी चीज को और मजबूत करना है। जैसे कि मैंने पहले बताया 80% भी हो 70% भी हो, उसी चीज को रिफाइन करना है, कुछ नया करने नहीं जाना है। बट एक ऊपर से चीज बताऊं तो डेफिनेटली पूरा का पूरा फोकस एनसीईआरटी में रखना है तुम्हें, कि एनसीईआरटी की मास्टरी अच्छे से होनी चाहिए। उसके नोट्स बनाए हो तो डेफिनेटली एनसीईआरटी के नोट्स, उसके क्वेश्चंस एंड पीवाईक्यूज, इतना भी तुम ढंग से कर लेते हो ना तो मोर देन एनफ है। इतनी प्रैक्टिस बहुत अच्छा तुम्हें मार्क्स दिला देगी। और कुछ बच्चे अभी तक कोई बुक्स वगैरह सॉल्व करते होंगे, कोई असाइनमेंट वगैरह सॉल्व करते आए होंगे, तो उनमें प्रॉपर्ली मार्क कर रखा होगा कुछ क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चंस, तो वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस तुम कर सकते हो। बाकी एक एज सच एक्स्ट्रा करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें पता है तुम्हें क्या करने की जरूरत है, मुझे वो चीज बताने की जरूरत नहीं है। जो भी करता है उसी को ढंग से प्रॉपर्ली मास्टर करना है। अगली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि गैप डेज में ना भैया, क्योंकि टाइम कम होता है तो ऑब्वियस सी बात है कि सारी चीजें तो हम पढ़ नहीं सकते, तो क्या करना है इस सिचुएशन में। मैंने पहले भी बता रखा है कि टाइम कम है तो कीवर्ड्स इज द बेस्ट थिंग। अब काफी बच्चे मुझे कमेंट्स में एक बात पूछ रहे थे कि भैया कीवर्ड्स कहां से खोजें, 5-6 लाइन का हमारे पास में पैराग्राफ है, उसमें कीवर्ड कहां से खोजे। अरे मूर्खो, कीवर्ड्स में कहीं से खोजने नहीं है, आंसर पढ़ना है एंड उस आंसर के खुद के लैंग्वेज में कीवर्ड्स बना के लिखना है। 2-3 शब्द लिख लो ताकि वो आंसर तुम्हें याद आ जाए। कीवर्ड्स का मतलब वो होता है, कीवर्ड्स ये नहीं कि कोई 3-4 वर्ड हुए और तुम आंसर से वो 3-4 वर्ड उठा लो और वो कीवर्ड है भैया, वो कीवर्ड के थ्रू हमको सब याद रह जाएगा। नहीं भाई, तुमने आंसर पढ़ा है, तुम्हें चैप्टर पढ़ा है, अब उस चैप्टर को अपने वर्ड्स में अपने कीवर्ड्स बनाओ ताकि तुम्हें अपने भाषा में याद आ जाए कि ये आंसर क्या था, ये टॉपिक में क्या क्या चीज़ें थी। मान लो नेपोलियन के बारे में एक्सप्लेन कर रखा है तो नेपोलियन के बारे में 2-3 वर्ड लिख लो कि मान लो उसने टैक्स हटा दिए थे, जो भी है मतलब इस टाइप से, तो बस ऐसे टैक्स वर्ड लिख लो। उस टैक्स से तुम्हें याद आ जाएगा कि नेपोलियन ने कुछ तो किया था टैक्स के साथ, ठीक है ना। तो इस टाइप से कीवर्ड बनाना है, पूरा तुम्हें रटने में नहीं जाना है। तो अब इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की फटाफट से बात कर लेते हैं कि जैसे कि तुम्हारा इंग्लिश स्टार्ट हो रहा है 27 को, ठीक है ना। तो तुम्हारा मतलब कायदे से 22 को सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो 27 को डी एंड लगाओ एंड 23 से 23, 24, 25 एंड 26 ये 4 दिन तुमको इंग्लिश पढ़ने। एंड जैसे कि मैंने बताया 26 को जो है मतलब बेसिकली 25 को सब कुछ खत्म हो जाना चाहिए एंड 26 को तुम वापस से सब कुछ रिवाइज कर रहे होंगे एंड जिनको सैम्पल पेपर देना है वो एक सैम्पल पेपर भी दे रहे होंगे। इस स्ट्रैटेजी के हिसाब से तुम्हें आगे बढ़ना है। अब एक गलती बिल्कुल भी मत करना। वो कौन सी गलती है भैया? एक सब्जेक्ट है तो सिर्फ उसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। एक चीज़ याद रखना कि तुम्हारा जो परसेंटेज है ना वो सारे सब्जेक्ट्स को मिला के आने वाला है, तो पूरा का पूरा इक्वल अटेंशन तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स को देना काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मान लो इंग्लिश भी पढ़ रहे हो तो जैसे मैथ्स एंड में आ रहा है ना, तो उतना लेट जाते जाते 1 महीने का टाइम हो जाएगा, तब तक तुम ऐसा ना हो कि मैथ्स को तुम भूल जाओ पूरी तरीके से। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस टच ना छूटे, इसलिए 2 घंटे से कम का टाइम रखना है। 1 से 1.5 घंटे आप जैसे कि मान लो मैथ्स का कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिए या फिर आपके पास में कोई असाइनमेंट है, वो असाइनमेंट के 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए 1 घंटे 1.5 घंटे के अंदर, बस ताकि आपका टच बना रहे। पूरा आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, बस एक टच बना रहे, पता रहे दिमाग को कि हाँ ये चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं। आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा वापस उन चीज़ों को भी रिवाइज करता रहे। ऐसा ना हो कि 15-20 दिन बाद वो सब कुछ भूल गए। फिर इसके बाद आता है तुम्हारा साइंस, जिसमें कि तुम्हारा 4 दिन का गैप है। अब फिर 4 दिन में तुम क्या कर सकते हो, तीनों दिन तुम एक सब्जेक्ट पकड़ लो एंड आखिरी के दिन फिर से सारी चीज़ें वापस से रिवाइज कर लो, प्रैक्टिस कर लो एंड सैम्पल पेपर दे दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। उसके बाद आता है तुम्हारा SST, जिसमें तुमको इतने दिनों का गैप मिला हुआ है। मतलब कितनी ज़्यादा रिलीफ मिली होगी बच्चों को, मैं सोच सकता हूँ। अब काफ़ी नालायक बच्चे आके बोलने वाले हैं, अरे भैया बीच में हमारा संस्कृत का एग्जाम है, अरे भैया बीच में IT का एग्जाम है। अरे भाई उतना भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी है IT का एग्जाम। IT का एग्जाम है तो 1 दिन पहले वो सफिशिएंट है तुम्हें करने के लिए, एंड IT एक एडिशनल एग्जाम है, तो इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है IT के लिए। कई बच्चे बोल रहे थे भैया SST के लिए ना हमको सिर्फ 1 दिन का गैप मिला था। मतलब क्या बोल रहे हो यार, तुम्हें दिख नहीं रहा इतने दिनों का गैप मिला हुआ है। तुम्हारा IT पहले हो तो क्या 10 दिन तुम IT पढ़ते रहोगे? नहीं ना, तो तुम मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट तुम SST पढ़ते रहो एंड डेली 1-1.5 घंटे, जिनको IT लगता भी है कि पढ़ना ज़रूरी है या फिर हमने उतने अच्छे से नहीं किया भैया, तो डेली 1-1.5 घंटे पढ़ लो, आराम से हो जाएगा। तो IT इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। जिनका संस्कृत है ऑब्वियसली उनको थोड़ा अच्छे से प्लान करने की ज़रूरत है, बट संस्कृत एक बहुत ईजी सब्जेक्ट है। जिन्होंने अभी तक ढंग से पढ़ रखा होगा, बोर्ड का पेपर काफ़ी ज़्यादा ईजी आता है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बना लेना। 2-3 दिन पहले भी संस्कृत शुरू करोगे तो मोर देन एनफ है। एंड बाकी उसके अलावा भी SST के लिए इतना बड़ा गैप मिल रहा है, तो फोड़ के आना है SST को। हर एक बच्चे के 100 आउट ऑफ 100 आने चाहिए। नीचे कमेंट करो कि SST में तो 100 आउट ऑफ 100 लाना है, और इनफैक्ट हर सब्जेक्ट में 100 आउट ऑफ 100 लेके आना है। नीचे कमेंट करके अपने आप को चैलेंज दो। फाइनली तुम्हारे पास में SST के बाद आ जाता है मैथ्स की ढंग से प्रैक्टिस कर लोगे। रिसोर्सेज सारी चीज़ें मैंने तुमको बता दिया है। मैथ्स का टच बिल्कुल भी मत छोड़ना। ऐसा ना हो कि तुम मैथ्स में आते आते तुम मैथ्स की सारी चीज़ें भूल चुके हो। थोड़ा थोड़ा डेफिनेटली 1-1, 2-2 घंटे जितना भी तुम्हें लगे अपने हिसाब से प्रैक्टिस करते रहना, बहुत अच्छा कर दोगे। अब SST और मैथ्स के बीच में भी हिंदी है,
तो हिंदी अपने हिसाब से स्ट्रैटेजाइज कर लेना कि कितने दिन तुम्हें नीडेड है या कितने दिन पढ़ने की ज़रूरत है, 1 दिन पढ़ने की ज़रूरत है, 2 दिन पढ़ने की ज़रूरत है। बट हाँ, नेगलेक्ट बिल्कुल भी मत करना हिंदी और संस्कृत को, ठीक है ना। हिंदी और संस्कृत नेगलेक्ट मत करना क्योंकि मेन सब्जेक्ट्स में ही आते हैं एंड इसमें भी अच्छा स्कोर करना ज़रूरी है। इसमें अच्छा स्कोर नहीं करोगे तो फिर परसेंटेज कम हो जाएगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखो। तो मुझे एक चीज़ पता है कि तुम में से सब लोग काफ़ी अच्छा परफॉर्म करने वाले हो क्लास 10 बोर्ड्स के अंदर में। मुझे पूरा का पूरा बिलीफ है तुम्हारे अंदर में, सब के सब फोड़ के आने वाले हो क्लास 10 बोर्ड को। अपने ऊपर भरोसा रखना, बाकी तुम्हारा बड़ा भाई तुम्हारे साथ हमेशा खड़ा हुआ है, हमेशा खड़ा हुआ है। मुझे पूरा बिलीफ है तुम लोगों में। काफ़ी बच्चों को ये लाइन काफ़ी ज़्यादा तगड़ी लगती है, तो वापस बोलूँगा, जान लगा दो या फिर जाने दो। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।